Hi everybody, welcome to JK Exam Kraken and welcome back to the lecture series of FAA Crash Course। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर अपनी कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज। और आपको पता है कि जो भी कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं उसके हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे एंड एमसीक्यूज के थ्रू ही वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी उन पॉइंट्स के साथ या उन क्वेश्चंस के साथ कि आप जब एक चैप्टर रिवाइज करते हो, पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आप रिवाइज करते हो, तो उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना है एंड जिनमें से क्वेश्चंस जो हैं दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमारे आपको पता है सिलेबस के जो पहले दो टॉपिक्स हैं वो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, देखो बेसिक और फंडामेंटल मीनिंग सिमिलर ही है, तो इन दोनों को कंबाइन करके जो जो टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं मैं दो सारे के सारे आपको एक साथ रिवाइज करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली क्या आता है आप लोगों का, एक तो बेसिक, यहाँ पे मैंने सारी टर्म्स लिखी हैं। एक तो बेसिक टर्म्स आती हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है आपको पढ़नी है। ठीक है, बेसिक टर्म्स आती हैं सारी की सारी। उसके बाद क्या आता है बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या क्या चीजें यूज करके अपना काम करता है। फॉर एग्जांपल इनपुट लेता है, फिर उस इनपुट की प्रोसेसिंग करता है, स्टोरेज होती है, आउटपुट मिलती है, तो ये सारी बेसिक फंक्शनिंग जो होती है वो पढ़नी है। उसके बाद कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या क्या है, कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब क्या फीचर्स हैं कंप्यूटर के, ये आपको पढ़ना है। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या है कंप्यूटर्स की, वो भी आपको पढ़नी है। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डेवलपमेंट, एवोल्यूशन, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में। डेवलपमेंट ऑफ, या फिर इसको हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं कब से बढ़ना शुरू हुए। जैसे हम पढ़ते हैं कि बहुत पहले जब कंप्यूटर्स थे वो मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे, है ना। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर्स आए, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स आए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आए। तो इस तरीके से कंप्यूटर्स की जो डेवलपमेंट हुई, और जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आए तो उसके बाद कंप्यूटर की जनरेशन शुरू हो गई, जो हम 5 जनरेशन इन टोटल पढ़ते हैं, वो भी हमें पढ़नी है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स का क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, वर्क स्टेशन क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या क्या है, ये सारी चीजें भी आपको रिविजन करनी है। ठीक है, कुछ चीजें हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू ही मैं आपको बता दूंगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, और कुछ आप जब अपने होल चैप्टर की रिवीजन करते हो तो आपको तब भी पढ़ना है। अब यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू ही नहीं आपका सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ऑब्वियसली रिवाइज होगा क्योंकि हर इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब आप अपने नोट्स रिवाइज करोगे तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगी उन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, वो तो एटलीस्ट नहीं छोड़ना है आपको, ये चीज का ध्यान रखना सब लोग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1। आंसर्स आप लोग खुद गेस करते जाएंगे सब लोग, एंड अकॉर्डिंगली आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं है। अब एक चीज, कंप्यूटर पढ़ने से पहले बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर बोला तो कंप्यूटर की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। कई बार बहुत सिंपल पेपर हो तो कंप्यूटर की डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ जाता है ना। वी नेवर नो कि जेकेएसएसबी क्या कब पूछ ले, है ना। जीरो लेवल से भी पूछ सकता है और ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे भी जा सकता है। ठीक, अच्छा, तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं है, तो हमें क्या पता है कंप्यूटर क्या बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। डेटा इनपुट की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है इनपुट। फिर उसके बाद क्या करता है, इनपुट की प्रोसेसिंग करता है ना। इनपुट की प्रोसेसिंग करता है, स्टोरेज होती है, स्टोरिंग ऑफ डेटा, देन आउटपुट मिलता है ना। तो जो हम रिसीव करते हैं आउटपुट, तो ये सारे बेसिक फंक्शनिंग होती है। तो एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा इज द बेसिक फंक्शन, स्टोरेज ऑफ डाटा इज द बेसिक फंक्शन, एक्सेप्ट इनपुट इज द बेसिक फंक्शन, स्कैनिंग ऑफ टेक्स्ट इज नॉट अ बेसिक फंक्शन, दिस कैन बी एन एप्लीकेशन। ये एक काम हो सकता है जो कंप्यूटर करता है लेकिन बेसिक फंक्शन नहीं है। तो आंसर आपका क्या निकल के आएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर कंसिस्ट इन अ कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल।
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ये साइकिल कितने पार्ट्स में जो है कंप्लीट होता है। अब ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है, बेसिकली आपका प्रोसेसिंग साइकिल, ठीक है। प्रोसेसिंग साइकिल, कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग साइकिल होता है या इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, वो सबने पढ़ा है ना, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर में हमने पढ़ा है। अब कितने पार्ट्स में होता है, तो सबसे पहले सबको पता है क्या मिलती है, इनपुट क्या होती है, रिसीव होती है, फेचिंग ऑफ डेटा, है ना। फिर डेटा क्या होता है, डिकोड होता है, राइट। उसके बाद डिकोड होता है डेटा, उसके बाद क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है, डेटा स्टोर होता है। ये होते हैं 4 स्टेप्स हो गए। यहाँ हम सिंपल टर्म्स में देखें तो इनपुट मिलती है, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, स्टोरिंग ऑफ डेटा होता है और हम रिसीव करते हैं क्या, आउटपुट। 4 स्टेप्स होते हैं, तो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा। अब हम दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं, एक होता है डेटा, एक होती है इंफॉर्मेशन। तो बड़े सिंपल मीनिंग्स में मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ। डेटा वो होता है जो आप इनपुट देते हो, ठीक है। आप इनपुट क्या दे रहे हो, लेट्स से 2 इंटू 2 कितना होगा, तो ये हो गया कोई भी रॉ डेटा, ठीक है। कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन जो आप कंप्यूटर को दे रहे हो कि इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर दो, इनपुट दे रहे हो, वो होता है डेटा। अब इसका आंसर आपको आउटपुट मिली 4, ये 4 क्या होगा, जो ऑर्गेनाइज्ड डेटा, आपको जो आपने अनऑर्गेनाइज्ड डेटा भेजा कंप्यूटर को, उसको ऑर्गेनाइज करके कैलकुलेट करके जो आपको आउटपुट मिला, वो आपका क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो डेटा क्या होता है, अ टेबल दैट कंसिस्ट द लिस्ट ऑफ यूजर्स एंड पासवर्ड, नो। लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, नो। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या डिजिटल स्प्रेडशीट, इट इज बेसिकली अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉ इंफॉर्मेशन इसको हम लोग बोलते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो एज इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर हियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रो प्रोसेसर से। माइक्रो प्रोसेसर आपका क्या होता है, बेसिकली जो आपका प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू सबको पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, एंड इट इज द मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसके बिना कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर ही नहीं सकता, जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो सब कौन करता है, सीपीयू करता है, ठीक है। अब पूछा गया क्या है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल 404। किसने बनाया, ये इंटेल कंपनी के बारे में सबने सुना है, इंटेल ने बनाया है। और कब बनाया है, 1971 में, ये याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और चीज, ये 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, 4 बिट प्रोसेसर है ये। इसी का एक और वर्जन बनाया गया, ठीक है, हम कह सकते हैं इसी का एक एक्सटेंडेड या अपग्रेडेड वर्जन बनाया गया 1972 में, जो क्या था, 8008, इंटेल 8008, और वो क्या था, 8 बिट प्रोसेसर था। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट टू द कंप्यूटर। यूजर कौन है, हम लोग। कंप्यूटर मशीन से इंटरेक्ट करने के लिए क्या जरूरी है, इसमें से कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बोथ ए एंड बी। तो बेसिकली कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इंटरफेस मतलब आपको सामने क्या दिख रहा है, आप क्या यूज करके कंप्यूटर पे काम कर पा रहे हो, उसको बोल देंगे इंटरफेस। मीडियम क्या है बात करने का, कंप्यूटर को यूज करने का। तो इंटरफेस दो तरह के हमने याद रखने हैं, एक होता है CLI इंटरफेस, ठीक है, और दूसरा होता है GUI इंटरफेस। ये आपका कन्वेंशनल कंप्यूटर्स में, मतलब जो पुराना इंटरफेस है, ये वो है, ठीक है। और ये जो नाउ डेज न्यू वन, रिसेंट वन या लेटेस्ट वन बोल सकते हैं, जो आजकल यूज हो रहा है इंटरफेस, वो GUI इंटरफेस है। कमांड लाइन इंटरफेस जो आपका CLI है, इसमें क्या होता था, आपको कंप्यूटर में कोई भी इनपुट देनी होती थी। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को ऑन करना है, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, कुछ डिलीट करना है, कुछ एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना, एवरी टाइम यू हैव टू राइट अ कमांड, इसीलिए हम इसे कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है, आपको मेन्यूज, आइकन्स, बटन्स, है ना, इस सब की फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, इनपुट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लिक कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो, ये सारी चीजें करके। तो दिस इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आजकल के कंप्यूटर्स में यूज हो रहा है। तो दोनों ही यूज हो सकते हैं, ये पुराना वाला, ये नया वाला। आपको ऐसा फुल फॉर्म भी आ सकता है, GUI का फुल फॉर्म आ सकता है, या CLI का फुल फॉर्म आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ट्रांजिस्टर्स वर रिप्लेस्ड बाय।
थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होता था वो कौन सा था? ट्रांजिस्टर था। इसी के साथ फर्स्ट जनरेशन का भी रिवाइज कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होता था? सेकेंड जनरेशन में यूज होते थे ट्रांजिस्टर्स। और उसके बाद जब थर्ड जनरेशन आई तो ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किसने कर लिया? आईसीज ने। आईसीज क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। उसके बाद जब हम फोर्थ जनरेशन की बात करें या प्रेजेंट जनरेशन, दैट इज द फिफ्थ जनरेशन, यहाँ पर भी आईसीज का ही यूज होता है, बस उनकी जो हम कह सकते हैं एफिशिएंसी है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, कैसे आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आंसर क्या आएगा हमारा? आईसीज आएगा। वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन में यूज होते थे? फर्स्ट जनरेशन में। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, माइक्रो प्रोसेसर्स कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए? तो फोर्थ जनरेशन में। एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई कौन सी जनरेशन में यूज होना शुरू हुआ? फिफ्थ जनरेशन में। तो ये चीजें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब आईसीज हमारा आंसर है, तो आईसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि आईसीज का डेवलपमेंट कब हुआ? 1958 में। किसने किया? जैक किल्बी ने। इन्हें हम जेएस किल्बी भी कहते हैं। ही इज द वन जिसने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इन्वेंशन किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आईसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कौन सा जनरल पर्पस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इनमें से? ईडीवीएसी, यूएनआईवीएसी, ईडीएसएसी, ईएनआईएसी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? एनआई, एएनआईएसी। अब यहाँ से मैं आपको बता नहीं रही हूँ, बट ये जो सारे के सारे चार कंप्यूटर्स दिए हैं आपको, इनके बारे में क्या याद रखना है? इनका फुल फॉर्म। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको पता भी होगा, बिकॉज अभी तो रिवीजन का टाइम है, तो ये आपको फुल फॉर्म पता होगा। दूसरी चीज, ये चारों के चारों कंप्यूटर्स कौन सी जनरेशन से बिलोंग करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं ये चारों ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं। और जैसे एनईएक हमने पढ़ा कि फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, उसी तरीके से यूनिवाक फर्स्ट डिजिटल कमर्शियली यूज्ड कंप्यूटर है। तो इनका जो बेसिक ये फेमस क्यों है, हम क्यों इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्यों पॉपुलर है, आपको ये रीजन भी पता होना चाहिए कि कौन सा पहला कौन से टाइप का कंप्यूटर था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको प्रोसेस के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस वो होता है जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है। कोई भी इनपुट या कोई भी प्रोग्राम जिसकी एग्जीक्यूशन चल रही होती है, कैलकुलेशन जिस पे हो रही होती है, हम बोलते हैं ना प्रोसेसिंग हो रही है, तो मतलब प्रोसेस रन कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब एग्जीक्यूटेड बाय व्हाट? एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेसर, सीपीयू। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर हियर। Let's move to next question. John Mauchly and J. Presper Eckert are the inventors of Dash computer. ये किसने बनाया है? इन्होंने कौन सा कंप्यूटर बनाया? तो यहाँ से ही हम लोग देख लेते हैं इन्होंने कौन सा कंप्यूटर बनाया। ENIAC बनाया, जिसके बारे में अभी भी हमने पढ़ा, फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, सो ENIAC। और कब हुआ था इसका इन्वेंशन? इन 1946 हुआ था। ऑलराइट, अब इनके बारे में फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा और इनके इन्वेंटर्स के नाम बाकी भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ से एक टर्म दी है ई वेस्ट, और ई वेस्ट किसको रेफर करती है? फाइल्स दैट आर डिलीटेड एंड एंटर द वेस्ट बिन फोल्डर? नो। टेम्परेरी फाइल्स? नो। बेसिकली ई वेस्ट का मतलब क्या होता है? ई वेस्ट रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सच एज मोबाइल्स, पीसीज दैट आर डिस्पोज्ड आफ्टर द यूजफुल लाइफ। जब आप अपने पुराने मोबाइल, अपने पुराने पीसीज, जैसे उसको जो हार्डवेयर होता है बेसिकली, उसको कचरा समझ के फेंक देते हो, या वो आपकी लाइफ में कोई यूज नहीं होता, उसको हम वेस्ट बोलते हैं। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAD स्टैंड्स फॉर। तो CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ से ऑप्शन से आप लोग देखो, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कोडेड एल्गोरिदम इन डिजाइन और डिजाइन। तो CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन का मतलब क्या होता है? CAD मतलब वैसे मैन्युफैक्चरिंग एरिया हो गया, कंपनी हो गई, या वैसा काम हो गया जहाँ पे कंप्यूटर डिजाइनिंग होती है। तो कंप्यूटर डिजाइनिंग के जो प्रोसेस होता है उसको हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन बोलते हैं, CAD बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसी तरीके से आपको CAM भी होता है। CAM इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, कंप्यूटर एडेड
मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग का काम। चलो नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड पंच कार्ड्स? पंच कार्ड्स का इन्वेंशन किसने किया? तो पंच कार्ड्स का यूज आपने पढ़ा ही होगा, जब हम जनरेशंस पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं सेकंड जनरेशन में पंच कार्ड्स का यूज होता था, फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड्स का यूज होता था, है ना, स्टोरेज पर्पस के लिए, इनपुट पर्पस के लिए। तो पंच कार्ड्स का इन्वेंशन किसने किया है? तो यहाँ से देखो, पंच कार्ड्स का इन्वेंशन, ये कंफ्यूजन काफी कॉमन है कैंडिडेट्स में, सभी स्टूडेंट्स में, कि जब हम पंच कार्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सब कहीं जगह लिखा है कि हरमन हॉलरिथ ने पंच कार्ड्स का इन्वेंशन किया है, और कई जगह पे लिखा है कि जोसेफ जैक्वार्ड, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे, इन्होंने पंच कार्ड्स का इन्वेंशन किया। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करें? तो देखो, इट डिपेंड्स। जब हमें कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली पूछा हुआ है ना, जब हमें कंप्यूटर की टर्म्स में पूछा हुआ है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा हरमन हॉलरिथ। ऐसा क्यों? देखो, हरमन हॉलरिथ ने कब बनाया? 1890 में। जोसेफ जैकवर्ड ने उससे बहुत पहले ही बना लिया था, 1801 में बना लिया था। लेकिन जोसेफ जैकवर्ड ने किसके लिए बनाया था? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में प्रिंटिंग पर्पस के लिए पंच कार्ड्स का यूज इन्होंने किया था, उस वक्त बनाया था। लेकिन जब हम हरमन हॉलरिथ की बात करते हैं तो इन्होंने सेंसस के लिए किया था, जो आपका टैबुलेटिंग मशीन है, टैबुलेटिंग मशीन में पहली बार यूज हुआ था सेंसस में, क्या करने के लिए? सेंसस की कैलकुलेशन के लिए बोल सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर यूज हुआ था। तो कंप्यूटर की टर्म्स में देखा जाए, हम जब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हरमन हॉलरिथ इज द इन्वेंटर। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई किया होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल लूम इंडस्ट्री में किसने बनाया और कब बनाया, तो तब आप जैक्वार्ड यूज करोगे। तो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएलएसआई स्टैंड्स फॉर, यूएलएसआई का मतलब क्या है? तो यूएलएसआई का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये इंटीग्रेशन होती क्या है? इंटीग्रेशन इज रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड सर्किट्स, दैट इज आईसीज। आईसीज के ऊपर इंटीग्रेशन होती है किसकी? बहुत सारे कंपोनेंट्स की। कैसे कंपोनेंट्स? फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, डायोड्स, कैपेसिटर्स, ये हो गए आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। एक इसके ऊपर, एक छोटी सी आईसी की चिप के ऊपर ये सारे कंपोनेंट्स एम्बेडेड होते हैं, और कितनी क्वांटिटी में ये एम्बेडेड हैं उसी अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेशन डिसाइड करते हैं। ठीक है, आगे एक चार्ट आप लोगों को दिखेगा, हियर इज द चार्ट। मैं एक बार जूम इन कर लेती हूँ। हाँ, ये सबको दिख रहा है? एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई, यूएलएसआई, आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये वाली इंटीग्रेशन कब होती थी आईसीज में? जब वो थर्ड जनरेशन में थे। यहाँ पे सबको दिख रहा है थर्ड जनरेशन में थे। यहाँ पे मतलब क्या है कि कितने कंपोनेंट्स, कितने ट्रांजिस्टर्स उसके ऊपर एम्बेडेड हैं। तो एसएसआई में 10 तक थे, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में 500 तक, फिर 20,000 तक, फिर वीएलएसआई अपग्रेड हो गया कब? जब फोर्थ जनरेशन आई। तो फोर्थ जनरेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक छोटी सी चिप के ऊपर एम्बेडेड होंगे, वो बढ़ गए। फिर फिफ्थ जनरेशन में उससे भी ज्यादा बढ़ गए, है ना। तो वैसे वैसे क्या हो गया, जैसे जैसे ट्रांजिस्टर काउंट, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जब एक छोटी सी चिप पे बढ़ने लगे, उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट जो है आपकी माइक्रोचिप हो गई। ठीक है, उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो हो गए, उतने ही अच्छे से काम कर सकते थे। ठीक है एवरीबॉडी। और जैसे हमने बताया यूएलएसआई कौन सी किस जनरेशन में टेक्नोलॉजी यूज हुई? जनरेशन फिफ्थ में। ये पढ़ लीजिएगा किस कौन सी इसकी फुल फॉर्म्स क्या है और कौन सी जनरेशन में हुआ। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आपको पता है कि जब प्रोग्रामिंग होती थी तो वो जीरो और वंस में होती थी, मतलब बाइनरी फॉर्म में होती थी, है ना। तो बाइनरी में होती थी, दैट मीन्स मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज ही हमारा आंसर होगा। बात करें फोर्ट्रॉन, कोबोल, ये सारी की सारी क्या है? ऑल ऑफ दीज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। और मशीन लैंग्वेज क्या है आपकी? लो लेवल लैंग्वेज। एलएलएल स्टैंड्स फॉर लो लेवल लैंग्वेज, एचएलएल स्टैंड्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज हो गई। दूसरी, आपको फोर्ट्रॉन, कोबोल और बेसिक की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रॉन? फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
उसके बाद बेसिक, बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ऑलराइट, तो ये पढ़ लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट? स्टिल अंडर डेवलपमेंट मतलब अभी भी कौन सा जनरेशन चल रहा है? तो अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज द जनरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंप्यूटर कंसीव्ड बाय बैबेज? चार्ल्स बैबेज ने कौन सा कंप्यूटर बनाया? इसमें से अरिथमेटिक मशीन, डॉलर कंट, एनालिटिकल इंजन या ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर है एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन। ठीक है, जो ये डिफरेंस इंजन वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, ये दो कंप्यूटर्स इन्होंने बनाए, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? चार्ल्स बैबेज को, हम चार्ल्स बैबेज को कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ एनालिटिकल एंड डिफरेंस इंजन। ठीक है, एक और चीज यहाँ से देख लो, एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन कब हुआ? 1837 में, एंड डिफरेंस इंजन कब उन्होंने बनाना किया था? 1821 में। आगे बढ़ते हैं। अ कंप्यूटर दैट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, मतलब उनका कॉम्बिनेशन होता है, तो उसे हम कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। आई गेस ये क्वेश्चन आसान है और सबको ही आता होगा। अब जल्दी से सब लोग ये भी देख लेना, मुझे लगता है सबको आता ही होगा कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, इनका डिफरेंस क्या है, तो ये भी पता होनी चाहिए, प्लस इनकी एग्जाम्पल्स। आपको पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉग कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल कंप्यूटर, तो इसकी एग्जांपल्स भी पता होनी चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। Analog computer works on the supply of continuous electrical pulses but not continuous magnetic strength या none of these। तो ये electrical pulses पे काम करता है, continuous electrical pulses पे काम करता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, सो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दिया और पूछा है कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, तो IBM 1401 इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? तो ये मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। सारी जनरेशन में जो बहुत फेमस वंस होंगे ना, बस वही दो तीन आपको, मुझे लगता है कि मैंने आपको लेक्चर्स में भी पढ़ाए होंगे, है ना? तो लेक्चर्स देख लेना, अगर ऐप पे आप लोगों को, तो ऐप पे भी कंप्लीट लेक्चर्स है, एक बार वहां से भी रिवाइज करना, अदरवाइज मुझे लगता है नोट्स अपने बनाए होंगे, कॉमन वंस एक बार पढ़ लीजिएगा सब लोग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Which company is nicknamed as Big Glue? Big Glue हम किसे बोलते हैं? IBM को बोलते हैं। IBM का फुल फॉर्म सबने याद रखना है। What is the full form? International Business Machine. Let's move to next question. Abacus is also known as, abacus को हम और क्या बोलते हैं? काउंटिंग फ्रेम, बीट्स ट्रे, बीट्स रैक या नन ऑफ दीज? तो abacus को काउंटिंग फ्रेम भी बोला जाता है, और abacus का एक फुल फॉर्म भी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी है, और वो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम। abundant beats addition and calculation utility system। ठीक है, abundant beats addition and calculation utility system। और क्या चीज आपको याद रखनी है कि abacus को हम फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहते हैं, abacus को हम लोग फर्स्ट काउंटिंग मशीन भी कहते हैं, abacus को हम लोग अर्लीस्ट नोन कंप्यूटर भी कहते हैं, सबसे पहला जानने वाला अर्लीस्ट नोन मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, और इसका इन्वेंशन किसने किया, कब किया, ये कुछ क्लियर नहीं है, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लोगों ने बताया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशंस में भी इसका यूज होता था। तो 3000 ईयर्स अगो इसका कह सकते हैं कि इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, और आज तक ये यूज होता है, और मेजर क्या है इसका? कैलकुलेशन, एडिंग के लिए, एडिशन के लिए इसका यूज होता है।
करंटली आज तक यूज होता है एबेकस का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII, EBCDIC are the popular character coding system. What does EBCDIC stands for? इसका full form क्या है? तो from the option, what is the full form? EBCDIC का full form होता है Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. तो from the option, which one will the right answer? It is option number A. Similarly, SCI का भी full form सबको पता होना चाहिए। ASCII का full form क्या है? ये लोग आप लोग मुझे बताओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम वी कॉल इट। कंप्यूटर कभी भी टायर नहीं होता, कभी भी बोर्ड नहीं होता, क्योंकि हम ह्यूमंस थक जाते हैं या किसी काम से बोर हो जाते हैं कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर डिलिजेंट है। तो ऐसे फीचर को हम लोग क्या कहेंगे? डिलिजेंस कहेंगे। डिलिजेंस मतलब हार्ड वर्किंग है। ठीक है, उसके बाद ये सारे भी फीचर्स है, इनमें से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। एक्यूरेसी का मतलब है कि कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है कभी भी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि हम कंप्यूटर पर अपने काम के लिए डिपेंडेंट हैं। वर्सेटैलिटी का मतलब है कि किसी भी जगह पर कैसा भी काम जो है वो कंप्यूटर कर लेता है, डायनामिक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डम टर्मिनल। तो डम टर्मिनल क्या होता है? डम टर्मिनल वो टर्मिनल होता है जिसमें प्रोसेसर नहीं होता। जैसे हम किसी पर्सन को डम कब बुलाते हैं? जब हम बोलते हैं दिमाग नहीं है क्या, डम हो, ऐसा बोलते हैं ना। तो डम होने का मतलब कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो कंप्यूटर का दिमाग कौन है? सीपीयू। तो जिसमें सीपीयू नहीं है उसको हम लोग डम कंप्यूटर कहेंगे। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? जिसमें कीबोर्ड है, मॉनिटर है, बट सीपीयू नहीं है। डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करेंगे। A physical connection between microprocessor memory and other parts of microcomputer is known as। तो मेमोरी और बाकी पार्ट्स के बीच में जो एक फिजिकल कनेक्शन होता है उसको हम बस कहते हैं। तो एड्रेस बस इज द आंसर। Next, in most of the IBM PCs, CPU, device drivers, memory, expansion slots, and active components are mounted on a single board। एक सिंगल बोर्ड पे सारे कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो माउंटेड होते हैं। उस बोर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? उस बोर्ड को हम मदर बोर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसे आप लोग एम बोर्ड भी कहते हो। एप्पल के कंप्यूटर्स में इसे लॉजिक बोर्ड कहा जाता है, इसे एम बी भी कहा जाता है। चलो, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट? देखो, सीपीयू जो है वो किस में डिवाइडेड होता है? एक तो एएलयू में डिवाइडेड होता है, दूसरा होता है सीयू। ठीक है, एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। तो अरिथमेटिक यूनिट का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक कैलकुलेशंस देखना। लॉजिकल यूनिट का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग करना या कंपैरिजन करना। और कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या होता है? कि कंट्रोल करना ऑफ द ऑल द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वर्किंग को कंट्रोल करना। तो यहाँ पर लॉजिकल यूनिट का मतलब क्या है? जो लॉजिकल डिसीजंस लेता है, कंपैरिजन करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, टू कंपेयर नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिकस वाज द फर्स्ट। तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। एबिकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है, हम उसको कंप्यूटर भी बोलते हैं, लेकिन मेजर फंक्शन इसका सिर्फ कैलकुलेशन था, तो इसको मैकेनिकल कैलकुलेटर। अगर हमें यहाँ पे मैकेनिकल कैलकुलेटर नहीं दिया होता ना, देन वी वुड चूज मैकेनिकल कंप्यूटर, लेकिन हमें यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट टर्म दी है तो हम वो चूज करेंगे। क्योंकि एबिकस का मेजर क्या था? कैलकुलेशन करना ही था। क्योंकि कंप्यूटर कैलकुलेशन के अलावा और भी बहुत सारे काम करता है ना। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन करता है, हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस हम उसमें यूज करते हैं, हम डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं उसमें, है ना। स्टोरेज के लिए काम आता है। तो वो तो हो गया कंप्यूटर, लेकिन एबेकस का मेजर पर्पस वाज ओनली कैलकुलेशन। तो दिस द अर्लीस्ट नोन कैलकुलेटर और एज वेल एज द मैकेनिकल कैलकुलेटर। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाई आर वैक्यूम ट्यूब्स कॉल्ड वॉल्व्स? देखो, वैक्यूम ट्यूब्स मैंने आप लोगों को बता दिया कहाँ यूज होती हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। अब इनको हम इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स भी कहते हैं, सिंपली वॉल्व्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं। नहीं, एम्पलीफाई नहीं करते हैं बेसिकली। इन्हें हम वॉल्व्स कहते हैं क्योंकि ये फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट फ्लो हो रही होती है उसे कंट्रोल करता है। कंट्रोल एज इन उसका फ्लो कम करना हो, ज्यादा करना हो, रोकना हो, ये वाला काम करते हैं। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Question number 30. Integrated circuit is a complicated circuit integrating device most costlier than a single transistor fabricated on a tiny silicon chip। तो मैंने आप लोगों को आईसी के बारे में बताया कि एक टाइनी सा चिप होता है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एम्बेडेड होते हैं। और
जितने ज्यादा कंपोनेंट्स एम्बेडेड होंगे उतना ही ज्यादा एफिशिएंट, उतनी ही ज्यादा अच्छी वर्किंग जो है वो चिप की होगी। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ये बना किसका होता है, ये किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। तो fabricated on a tiny silicon chip. Option number D is the appropriate one here. Let's move to next question. Multi-user systems provided cost saving for small businesses because they use a single processing unit to link several पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्कस्टेशंस, डम टर्मिनल्स या मेन फ्रेम्स। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पहले बता देती हूँ, इट इज डम टर्मिनल्स। तो क्या बोला है, मल्टी यूजर सिस्टम्स स्मॉल बिजनेस के लिए कॉस्ट सेविंग सिस्टम्स प्रोवाइड करती है जिसमें एक ही प्रोसेसिंग यूनिट में बहुत सारे डम टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं। और डम टर्मिनल्स मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ क्या होता है, एक तो कीबोर्ड होता है और स्क्रीन होती है, मॉनिटर होता है, उसमें सीपीयू नहीं होता। तो एक ही सीपीयू से बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स जिनमें सीपीयू नहीं होता वो कनेक्टेड होते हैं कॉस्ट सेविंग पर्पस के लिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट, व्हाट आर द थ्री डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय एएलयू। तो एएलयू कौन कौन से डिसीजन मेकिंग करता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, सारे ही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक यूनिट का मेजर फंक्शन बताया तो वो क्या होता था, कंपेयरिंग नंबर्स, कंपैरिजन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है। देखो एल्गोरिदम पे क्वेश्चन आपको पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में भी आया था, और ये सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको अपनी यूट्यूब की सीरीज एज वेल एज प्रीवियस क्रैश कोर्स में भी करवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो जिसने वो देखा होगा दैट पर्सन वुड बी एबल टू आंसर कि एल्गोरिदम पे क्वेश्चन क्या था। तो एल्गोरिदम क्या होता है, सेट ऑफ स्टेप्स हम बोल सकते हैं to solve a particular problem। एल्गोरिदम या प्रोग्राम क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये सेट्स को, ये सारे सेट ऑफ जो स्टेप्स हैं, ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, जब एल्गोरिदम के स्टेप्स को पिक्चर्ड फॉर्म में या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसकी, उसमें रिप्रेजेंट करें तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो अब ये है क्या, अब एक प्रॉब्लम को कंप्लीटली या क्लियरली स्पेसिफाई करने के लिए ये हमारी हेल्प करते हैं। एल्गोरिदम क्या बताएगी, सारे के सारे स्टेप्स कि कैसे सॉल्व करना है, और उसको और अच्छे से समझने के लिए उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा फ्लो चार्ट। तो हो गया स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज द पास्कलिन इन्वेंटेड। जैसे हम एबिकस पढ़ते हैं वैसे ही एवोल्यूशन या डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में पास्कलिन कंप्यूटर है या पास्कलिन है, जिसे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कि इस पर भी हमको क्वेश्चंस आते हैं। तो पास्कलिन है क्या, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम था ब्लेस पास्कल, इन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया। ठीक है, अब मैकेनिकल कैलकुलेटर अगेन, एक इन्होंने मैकेनिकल कंप्यूटर या मैकेनिकल कैलकुलेटर बोल सकते हैं, इन्होंने बनाया जिसका नाम था पास्कलिन। इनका ये किसने बनाया, ब्लेस पास्कल ने बनाया, इसीलिए हम इसको पास्कल्स कैलकुलेटर भी कहते थे। ऑलराइट, बनाया कब, 1642 में। अब इसका भी मेजर फंक्शन क्या था, एडिशन करना, अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करना, मेजरली ऐड करना। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एडिंग मशीन। ऑलराइट, तो यहाँ से हमारा क्या आंसर हो गया 1642। ये जो नेक्स्ट आपको मैंने फैक्ट्स बताए इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Once you load suitable program and provide required data, computer does not need human intervention। जब आप कंप्यूटर में को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे देते हो तो उस पे काम करने के लिए कंप्यूटर को आपकी जरूरत नहीं होती, आपकी इंटरफेरेंस की या इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ही, उसमें ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली ही काम कर लेता है। तो इस फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट द कंप्यूटर इज ऑटोमेटिक मशीन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
मशीन लैंग्वेज पर क्वेश्चन है आप लोगों का। मशीन लैंग्वेज सबको पता है, दैट इज द बाइनरी कोड, बाइनरी लैंग्वेज 0-1 बिट्स में लिखा जाता है। अब मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन डिपेंडेंट है, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम है, या एरर प्रोन है? मशीन लैंग्वेज ऑफ कोर्स मशीन डिपेंडेंट है। इसकी प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट है क्योंकि 0-1 की भाषा इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन, है ना। एरर प्रोन, अब इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती तो एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है? फर्स्ट जनरेशन की और लो लेवल लैंग्वेज है। ये हो गए अलग फैक्ट्स। नेक्स्ट पे आते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। जो आपके आजकल के कंप्यूटर्स हैं काफी ज्यादा रिलायबल है, बट वो क्या नहीं है? फास्ट नहीं है, फास्ट तो है। पावरफुल नहीं है, पावरफुल तो है। और अगर हम लोग फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा चीप भी हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर तो बहुत महंगे होते थे। तो क्या नहीं है? इनफैलिबल नहीं है। इनफैलिबल का मतलब होता है फॉल्स या फिर गलती नहीं करते, ठीक है। फॉल्स हम लोगों को आउटपुट्स नहीं देते अनलेस द इनपुट इज फॉल्ट या फिर कोई टेक्निकल एरर हो। मिस्टेक्स नहीं करते हैं, तो वो हो गया इनफैलिबल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेट व्हेन बैबेज कंसीव्ड एनालिटिकल इंजन? तो कब किया था? ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, इन 1837। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर, तब हम उसको क्या कहेंगे? जब कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनी प्रोसेसर कहते हैं। जब एक से ज्यादा होता है तो प्रोसेसर्स को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? मोर देन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो एक टाइम पे कर लेता है। जब आपका प्रोसेसर एक से ज्यादा प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन कर लेता है तो उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है? मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कि सिंगल प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेसर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द मल्टी थ्रेडिंग। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल? तो हमें पता है कंप्यूटर हमेशा कौन सी भाषा समझता है? मशीन भाषा समझता है, 0 और 1 की, दैट इज द बाइनरी लैंग्वेज। और 0 और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? बिट्स। बिट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, लेकिन रिवाइज तो करनी है। कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन डिजिटल डेटा, कंप्यूटर जो डिजिटल डेटा पे काम करता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है? आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। डैश आर यूज्ड इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सच एज ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग में कौन सा कंप्यूटर यूज होता है? सुपर, पब्लिक, मोबाइल या हाइब्रिड? तो यहाँ से एक आंसर है हमारे पास, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मैंने आपको लेक्चर्स के साथ नोट्स प्रोवाइड किए हैं, एप्लीकेशंस इसके जरूर सारे के सारे पढ़ लेना। Weather forecasting is one of those applications. Okay, next question, they can operate on batteries and hence are very popular with travelers. बैटरीज पे ऑपरेट करते हैं, मतलब रिचार्जेबल होते हैं, बैटरीज चार्ज हो जाती हैं और ट्रैवल के लिए बहुत ज्यादा कंपैटिबल होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। तो ये कौन से कंप्यूटर है? मेन फ्रेम्स? नो, मेन फ्रेम्स तो काफी लार्ज इन साइज होते हैं। लैपटॉप्स, माइक्रो प्रोसेसर या हाइब्रिड? तो बेसिकली द लैपटॉप्स। लैपटॉप्स जो हैं वो पोर्टेबल होते हैं। नेक्स्ट, पीडीए स्टैंड्स फॉर, पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी, पीडीए को हम लोग हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी इजी टू होल्ड देम ऑन हैंड। नेक्स्ट कंप्यूटर क्वेश्चन, डैश कंप्यूटर्स आर लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज? स्पीड और स्टोरेज की बात करें तो ये वाले कंप्यूटर्स मेन फ्रेम से नीचे आते हैं। सुपर, हाइब्रिड, मिनी, कौन से होंगे यहाँ से? या फिर मेन फ्रेम? तो आंसर आ जाएगा आपका मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। व्हेन वी टॉक ऑफ द फास्टेस्ट, फास्टेस्ट एंड द मैक्सिमम स्टोरेज, तो उसके लिए आपके कौन से आ जाते हैं? सुपर कंप्यूटर्स आ जाते हैं, फास्टेस्ट होते हैं ये, है ना। उसके बाद आपके कौन से आ जाते हैं? देन कम्स द मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स के बाद आ जाते हैं मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम्स के बाद आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर्स और मिनी के बाद आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से हो गए? जो हम आजकल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल पीसीज, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, ऑल दीज फॉल अंडर माइक्रो कंप्यूटर्स, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को यहाँ से सुपर कंप्यूटर के साथ आपको ये भी पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड कौन सा है?
फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया कौन सा है, राइट नाउ ये पढ़ना है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द सुपर कंप्यूटर्स, इट इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, डेफिनेटली ट्रू, इट हैज हाई कंप्यूटेशन स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड होती है, और एक्सपेंसिव भी होते हैं, ट्रू, तो ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। मेनफ्रेम कंप्यूटर्स कैन हेल्ड हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स बहुत सारे यूजर्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इट इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्वेश्चन 48 पे आ जाओ, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स का यूज कहाँ होता है, बैंकिंग, गवर्नमेंट, हेल्थ या ऑल ऑफ दीज। तो देखो जो आपके मेनफ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनका यूज हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पर बल्क डेटा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बल्क में आपको डेटा स्टोर करना होता है, ठीक है, जैसे बैंकिंग सिस्टम्स में हो गया, गवर्नमेंट, अब आपको पता है कि सारा 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 का सारा ई गवर्नेंस जा रहा है, हमें आधार अप्लाई करना है हम ऑनलाइन करेंगे, हेल्थ कार्ड अप्लाई करने हैं ऑनलाइन करेंगे, कोई गवर्नमेंट सर्विस, मैरिज सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, व्हाटएवर यू वांट टू अप्लाई, आपको सबका सब ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, मतलब हम ऑनलाइन अपना डेटा देते हैं। तो इतना बल्क, इतना मतलब पूरे ओवरऑल इंडिया का डेटा हम कंप्यूटर में कैसे स्टोर करेंगे, ऑब्वियसली दे हैव टू हैव दोस कंप्यूटर्स जिनकी स्टोरेज बहुत ज्यादा होगी, तो वो हो गए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, है ना। हेल्थ में भी बिल्कुल सही, आप रेलवेज की बात करो, हर जगह एयरलाइंस की बात करो, इतना ज्यादा कस्टमर्स का स्टोरेज जब हमें स्टोर करने की बात होती है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वहां पे यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेंसस की बात करें, है ना, हम बैंकिंग, रेलवेज, गवर्नमेंट, इन सब की बात करें, हर जगह मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज होता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, इट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 49, बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन व्हिच जनरेशन, बैच प्रोसेसिंग किस जनरेशन में यूज होती थी, तो पहले आपको आंसर देखना है, इट इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज दिस बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, बैच का मतलब क्या होता है, बैच का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर जॉब्स। नाउ व्हाट आर दीज जॉब्स, जॉब्स का मतलब है टास्क्स जो हम कंप्यूटर को देते हैं। तो प्रोसेसर क्या करता है कि जो जो टास्क हमने, फॉर एग्जांपल मैंने 10 काम कंप्यूटर को दिए, तो कंप्यूटर ये एनालाइज करेगा हमारा प्रोसेसर कि उनमें से कौन कौन सा सिमिलर वाला टास्क है, मतलब लेट्स से मैंने कंप्यूटर को बोला कि 3 नंबर्स को ऐड करना है, 4 नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करना है और 2 नंबर्स को क्या करना है, 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो कंप्यूटर ये आइडेंटिफाई करेगा हमारा प्रोसेसर पहले कि एडिंग किस किस की करनी है, तो एडिंग वालों का वो एक बैच बना देगा, सब्सट्रैक्शन किसकी करनी है उसका बैच बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करनी है उसका बैच बन जाएगा, फिर इस पूरे बैच को जो जिसमें सिमिलर टास्क है उसको एक साथ क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है, दिस इज जस्ट टू सेव टाइम। तो ये होता है आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम की जब सिमिलर जॉब्स का ग्रुप एक साथ प्रोसेसिंग के लिए जाता है या एक साथ एग्जीक्यूट होता है। ऑलराइट, और ये किस शेड्यूलिंग पे काम करता है, आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये काम करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शेड्यूलिंग पे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है, FIFO, कि जो बैच पहले आया उसकी एग्जीक्यूशन पहले होगी, ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज की क्लास के, डैश इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट्स मीन्स एंड मेथड्स ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो कंप्यूटर्स को ह्यूमन बींग्स की तरह सोचने और काम करने पे इंटरप्रेट करती है, तो इट इज वेरी वेरी इजी, इट इज AI। AI का फुल फॉर्म सबने याद रखना है, व्हाट इज इट, इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल्स क्या है ये आप लोग देखोगे, मुझे लगता है सबको पता भी होगी, और कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू फिफ्थ जनरेशन जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, ठीक है एवरीबॉडी। सो दीज आर द 50 क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, एंड रियली होप कि इससे आपका काफी सारे कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हो गए होंगे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा, कंप्यूटर का इनपुट, आउटपुट एंड हार्डवेयर, ठीक है। इनपुट, आउटपुट और हार्डवेयर का रिवीजन सबको करके रखना है, नेक्स्ट हम इस पे क्लास लेंगे। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।